प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और राजस्थान जीके के कुछ प्रश्नोत्तर और पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में किस किस का विलय हुआ? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में किस किस का विलय हुआ? तो देखिएगा, मेवाड़ और संयुक्त राजस्थान संघ की रियासतों का विलय हुआ। तीसरे चरण के एकीकरण में मेवाड़ और संयुक्त राजस्थान संघ की जो रियासतें थी उनका क्या हुआ? विलय हुआ। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण कब पूरा हुआ? राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण है वो कब पूरा हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ। राजस्थान के तीसरे चरण के एकीकरण के समय राज्य प्रमुख किस को बनाया गया था? तो राजस्थान के तीसरे चरण के एकीकरण के समय राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह को राजस्थान के तीसरे चरण के एकीकरण के समय राज्य प्रमुख बनाया गया। राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो तीसरे चरण में प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? पंडित माणिक्यलाल वर्मा को राजस्थान के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला है राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण जिसको वृहत राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण जिसको वृहत राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है उसमें कौन कौन शामिल थे? कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो तीसरे चरण की रियासतें और साथ ही जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर रियासत शामिल थे। तो तीसरे चरण की जितनी भी रियासत थी वो, और साथ में जोधपुर और जुड़ गया, बीकानेर जुड़ गया, जैसलमेर, जयपुर रियासत जुड़ गई और लावा ठिकाना भी इसमें शामिल हुआ। और लावा ठिकाने को भी इसमें क्या कर लिया गया? जोड़ लिया गया। वृहत राजस्थान में महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? तो वृहत राजस्थान में महाराज प्रमुख महाराजा भूपाल सिंह को बनाया गया। वृहत राजस्थान में महाराज प्रमुख महाराजा भूपाल सिंह को बनाया गया। वृहत राजस्थान में राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो वृहत राजस्थान में राज प्रमुख किसको बनाया गया था? जयपुर के स्वाभिमान सिंह को, जयपुर से स्वाभिमान सिंह को बनाया गया था। जयपुर के स्वाभिमान सिंह को। वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन हुआ था। 30 मार्च 1949 को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। वृहत राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? वृहत राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के रूप में? पंडित हीरालाल शास्त्री ने। पंडित हीरालाल शास्त्री ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी वृहत राजस्थान में। ठीक है, याद हो गया होगा। राजस्थान में राज प्रमुख के स्थान पर, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति कब से प्रारंभ हुई? तो राज प्रमुख के स्थान पर, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति कब प्रारंभ हुई? छब्बीस जनवरी 1950 से राज प्रमुख के स्थान पर किसकी नियुक्ति प्रारंभ हुई? राज्यपाल की नियुक्ति प्रारंभ हुई। राज प्रमुख के स्थान पर पहले राज प्रमुख होता था, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति प्रारंभ हुई 26 जनवरी 1950 से।
राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। कौन? गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के एकर एकीकरण के पंचम चरण में किस किस का विलय हुआ? तो एकीकरण का जो पांचवा चरण था उसमें किस किस का विलय हुआ था? राजस्थान के एकीकरण के पंचम चरण में मत्स्य संघ का तथा निमराना ठिकाना का बृहत राजस्थान में विलय हुआ। तो मत्स्य संघ भी इनमें मिल गया और निमराना ठिकाना भी इसमें मिल गया। राजस्थान के एकीकरण का पांचवा चरण कब पूरा हुआ? 15 मई 1949 को पूरा हुआ था राजस्थान के एकीकरण का पांचवा चरण, 15 मई 1949 को। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में किस किस का विलय हुआ? तो छठे चरण में किस किस का विलय हुआ राजस्थान के एकीकरण में? पांचवें चरण की रियासतों के साथ, पांचवें चरण की रियासतों के साथ, पांचवें चरण की रियासतों के साथ सिरोही का विलय हुआ, लेकिन आबू व दिलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया। तो यहां पर मैंने वह है आबू व दिलवाड़ा व देलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया। देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण में किस किस का विलय हुआ? पांचवें चरण की रियासतों के साथ साथ सिरोही का विलय हुआ। तो सिरोही का विलय हुआ, लेकिन आबू और देलवाड़ा का इसमें क्या नहीं हुआ? विलय नहीं हुआ। आबू और विलय को इसमें शामिल नहीं किया गया। सिरोही का तो विलय हुआ, लेकिन आबू और देलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया। राजस्थान के एकीकरण का छठवां चरण कब पूरा हुआ? छठवां चरण कब पूरा हुआ? तो छठवां चरण है वो कब पूरा हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ छठवां चरण। छठवें चरण के पूरे होने की तिथि कौन सी है? 26 जनवरी 1950 को छठवां चरण पूरा हुआ। राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किस किस का विलय हुआ? सातवें चरण में किस किस का विलय हुआ? तो राजस्थान के एकीकरण का सातवां चरण है, उसमें किस किस का विलय हुआ? तो केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा, रियासत व आबू देलवाड़ा तथा सुमेल टप्पा का विलय हुआ। तो केंद्र शासित प्रदेश था उस समय अजमेर मेरवाड़ा, उस रियासत का, और आबू देलवाड़ा का तथा सुमेल टप्पा का उसमें विलय हुआ सातवें चरण में। केंद्र शासित अजमेर मेरवाड़ा रियासत व आबू देलवाड़ा और सुमेल टप्पा का। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण के कितने चरण थे? पूरे 7 चरण थे। राजस्थान के एकीकरण का सातवां चरण कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था राजस्थान के एकीकरण का सातवां चरण। लावा ठिकाना कौन से जिले में है? टोंक में है लावा ठिकाना। ठीक है। निमराना ठिकाना कौन से जिले में है? अलवर में था निमराना ठिकाना, अलवर में। हीरालाल शास्त्री ने मंत्रिमंडल की कमान संभाली। 4 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री ने मंत्रिमंडल की कमान संभाली थी। ठीक है। दादू द्वारों में पूजा अर्चना के लिए किसको रखा जाता है? दादू जी की वाणी को रखा जाता है दादू द्वारों में पूजा अर्चना के लिए, दादू जी की वाणी को। अगला है, दादूपंथी शव का अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते हैं? किस प्रकार से करते हैं भाई दादूपंथी शव का अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते हैं? दादूपंथी शव का अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते हैं? किस प्रकार से करते हैं?
तो दादूपंथी शव का अंतिम संस्कार शव को चारपाई पर लेटाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है। देखिएगा, दादूपंथी शव का अंतिम संस्कार किस प्रकार से करते हैं? शव को चारपाई पर लेटाकर जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये तरीका है दादूपंथियों का शव का अंतिम संस्कार करने का। ठीक है। दादूपंथियों में उत्तराध्याय कौन कहलाए? दादूपंथियों में उत्तराध्याय कौन कहलाए? तो दादूपंथी समाज में उत्तराध्याय किसको कहा गया? दादू के एक शिष्य बनवारी दास राजस्थान छोड़कर राजस्थान के उत्तर की तरफ हरियाणा में रहने लगे, वे ही उत्तराध्याय कहलाए। तो दादू का एक शिष्य था बनवारी दास, और वह राजस्थान को छोड़कर उत्तर की तरफ हरियाणा में रहने लगा, और उससे के जो शिष्य थे वही क्या कहलाए? उत्तराध्याय कहलाए। तो दादू के एक शिष्य बनवारी दास राजस्थान छोड़कर राजस्थान के उत्तर की तरफ हरियाणा में रहने लगे, वे उत्तराध्याय कहलाए। ठीक है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब और कहां पर हुआ? कब और कहां पर हुआ? 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप और मान सिंह की भेंट कब और कहां हुई? महाराणा प्रताप और मान सिंह की भेंट कब और कहां हुई? जून 1573 में उदय सागर की पाल पर हुई थी। तो जून 1573 में उदय सागर की पाल पर महाराणा प्रताप और मान सिंह की भेंट हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या नाम दिया? हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या नाम दिया? खमनोर का युद्ध नाम दिया था हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने। ठीक है जी। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने क्या नाम दिया? बदायूनी ने क्या नाम दिया? गोगुंदा का युद्ध नाम दिया था बदायूनी ने। तो हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने जो नाम दिया वो क्या था? गोगुंदा का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टाड ने किसकी संज्ञा दी? हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टाड ने किसकी संज्ञा दी? मेवाड़ के थर्मोपली की संज्ञा दी। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टाड ने किसकी संज्ञा दी? मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा दी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना। कब? 1938 में। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? धौलपुर प्रजामंडल की 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल के नेतृत्व में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 23 जनवरी 1939 को श्री गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। 23 जनवरी 1939 को श्री गोकुल भाई भट्ट ने। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में श्री कांति चंद चौथानी ने की थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में श्री कांति चंद चौथानी ने की थी। घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? कालका की पहाड़ियां शिमला से होता है। तो घग्गर नदी का उद्गम है वो कहां से होता है? कालका की पहाड़ियां शिमला से होता है। और घग्गर नदी कहां पर बहती है? हनुमानगढ़ में बहती है। अगला है, बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बनास नदी का खमनोर की पहाड़ियां कुंभलगढ़ राजसमंद है। तो बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियां कुंभलगढ़ राजसमंद है। राजसमंद में खमनोर की जो पहाड़ियां हैं कुंभलगढ़ क्षेत्र में, वहां से बनास नदी का उद्गम होता है। खमनोर की पहाड़ियां कुंभलगढ़ राजसमंद। हाड़ी रानी का महल कहां पर है? हाड़ी रानी का महल आमेर में है। हाड़ी रानी का महल। गैटोर की छतरियां कहां पर है? जयपुर में है गैटोर की छतरियां।
तो गेटवर की छतरियां कहाँ पर है? जयपुर में। नाकाटी माता का मंदिर कहाँ पर है? जय भवानीपुरा में है नाकाटी माता का मंदिर। नाकाटी माता का मंदिर कहाँ पर है? जय भवानीपुरा में। बागड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? बेणेश्वर धाम को बागड़ का पुष्कर कहा जाता है। किसको? बेणेश्वर धाम को। बेणेश्वर धाम की किन नदियों पर स्थित है? तो इसको कर देते हैं, किन नदियों पर स्थित है बेणेश्वर धाम? किन किन नदियों पर स्थित है? तो बेणेश्वर धाम सोम माही जाखम नदियों का जो त्रिवेणी संगम होता है वहां पर स्थित है। सोम माही जाखम का जो त्रिवेणी संगम है नवाटापुरा गांव में, वहां पर स्थित है। बेणेश्वर मेला कब लगता है? बेणेश्वर मेला कब लगता है? हर वर्ष माघ माह की पूर्णिमा को लगता है। माघ माह की पूर्णिमा को बेणेश्वर का मेला लगता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। गोटिया अंबा माता का मंदिर कहां पर है? गोटिया अंबा माता का मंदिर बांसवाड़ा के बागीद्वारा पंचायत में है। गोटिया अंबा माता का मंदिर बांसवाड़ा के बागीद्वारा पंचायत है, उसके अंदर है। 84 खम्भों की छतरी कहां पर है? बूंदी में है 84 खम्भों की छतरी। कहां पर? बूंदी में। अगला है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? यह भी बूंदी में है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। सीताबाड़ी कहां पर है? सीताबाड़ी बारां जिले में है। सीताबाड़ी बारां जिले में है। अगला है सागर तालाब कहां पर है? सागर तालाब बारां जिले में है, सागर तालाब। गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ जिले में है गागरोन का किला। कहां पर? झालावाड़ में। नौलखा किला कहां है? नौलखा किला, नौलखा किला कहां पर है? झालावाड़ में है नौलखा किला। नौलखा किला कहां पर है? झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है? चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में कार्तिक मास की पूर्णिमा को चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है। तो चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में कार्तिक मास की पूर्णिमा को चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभागा पशु मेला लगता है। चलिए गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला है वो झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। चलिए मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन के दुर्ग में स्थित है मीठे शाह की दरगाह। कहां पर है? गागरोन के दुर्ग में। दर्रा अभ्यारण्य कौन से जिले में है? दर्रा अभ्यारण्य कोटा जिले में है। दर्रा अभ्यारण्य कोटा में। गेपरनाथ महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? कोटा में है गेपरनाथ महादेव का मंदिर। कहां पर? कोटा में। कैथून की साड़ियां कहां कैथून की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध हैं? तो कैथून की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध हैं? कैथून कहां पर है? कोटा में है। तो कैथून की साड़ियां कहां की प्रसिद्ध हैं? तो कहां की प्रसिद्ध हैं? तो भाई कोटा की है। कोटा की प्रसिद्ध है। कैथून की साड़ियां कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न अपना है मांडलगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? मांडलगढ़ का दुर्ग कहां है? भीलवाड़ा में है मांडलगढ़ का दुर्ग, भीलवाड़ा में। केसरी सिंह बारठ की हवेली कहां है? भीलवाड़ा में। केसरी सिंह बारठ की हवेली कहां पर है? भीलवाड़ा में। स्वाई भोज मंदिर कहां पर स्थित है? आसिंद भीलवाड़ा में स्वाई भोज मंदिर स्थित है। आसिंद भीलवाड़ा में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुंभा महल कहां पर है? कुंभा महल चित्तौड़गढ़ में है। कुंभा महल, कुंभा महल कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। मातृकुंडिया का मेला कहां लगता है? चित्तौड़गढ़ के हरनाथपुरा में मातृकुंडिया का मेला लगता है। मातृकुंडिया का मेला चित्तौड़गढ़ के हरनाथपुरा में। राजस्थान के हरिद्वार के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? मातृकुंडिया प्रसिद्ध है राजस्थान के हरिद्वार के रूप में, मातृकुंडिया। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। फतेह सागर झील किस जिले में है?
उदयपुर में है फतेह सागर झील, उदयपुर में। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने करवाया था फतेह सागर झील का निर्माण। किसने? महाराणा जय सिंह ने। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा उदय सिंह ने करवाया था उदय सागर झील का निर्माण। किसने? महाराणा उदय सिंह ने। सहेलियों की बाड़ी कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है सहेलियों की बाड़ी। कहां पर? उदयपुर में। सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में स्थित है सास बहू का मंदिर। कहां पर? नागदा में। देलवाड़ा के जैन मंदिर, देलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर हैं? देलवाड़ा सिरोही में। ठीक है, देलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है? देलवाड़ा सिरोही में है। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर है? देलवाड़ा सिरोही में है। तो देलवाड़ा कहां पर है? सिरोही में है। तो देलवाड़ा सिरोही में है देलवाड़ा के जैन मंदिर। और देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। किसने? विमल शाह ने करवाया था देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण। किसने? विमल शाह ने करवाया था देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण। याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू पर्वत पर, या यूं कह सकते हैं माउंट आबू में है। ठीक है, आगे है प्राचीन पुरातात्विक स्थल चंद्रावती कहां पर स्थित है? चंद्रावती सिरोही में है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। चंद्रावती कहां पर स्थित है? सिरोही में है। जवाई बांध किस जिले में है? पाली जिले में है जवाई बांध। तो जवाई बांध कहां पर है? पाली जिले में है। तो ये दोस्तों थे 75 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों।